जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सिंह सर का सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही विजन है। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन नीट 2025 के तहत हम लोग लगे हुए हैं और आज हम लोग FST का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान का हिंदी डिस्कशन। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसी पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि स्क्रू गेज पर लगे स्क्रू को 6 बार घुमाया जाता है, अगर स्क्रू गेज पर लगे स्क्रू को 6 बार घुमाया जाता है तो यह मुख्य स्केल पर 3 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। यदि परिपथ स्केल पर 50 डिवीजन है तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 6 बार घुमाने पर मुख्य स्केल पे कितना आगे बढ़ रहा है? 3 मिलीमीटर। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर मैं पिच लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा? पिच। तो पिच मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। कितना आगे की तरफ जा रहा है? 3। और उसके बाद कितने सर्कुलर डिवीजन पे? वो कितना है? 6। तो यहां से पिच की वैल्यू आ गई 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर। यदि परिपथ स्केल पर 50 डिवीजन है तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो देखिए, अगर मैं अल्पतमांक को लिखना चाहूं, अगर मैं अल्पतमांक को लिखना चाहूंगा तो सीधे मैं लिख सकता हूं पिच। इसे लिखा जा सकता है पिच बटे, ठीक है, जो सर्कुलर स्केल है, वृत्ताकार पैमाना है, उसका डिवीजन या पैमाना विभाजन। अच्छा, इसे सर्कुलर स्केल का डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे डायरेक्ट इसको CSD बोला जाता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच अगर हम लोग लिखेंगे तो पिच हमें दे रखा है 0.5 अपान, नीचे की तरफ हम देखें तो डिवीजन हमारा कितना है? 50। तो ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो ये आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर। इसी को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सूची 1 के सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखिए, आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर एक परमाणुक गैस है, कैसी गैस है? एक परमाणुक गैस है, तो हमें पता है इसके पास स्वतंत्र कोटि, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्र कोटि, वो कितनी होती है? 3 होती है। बहुप्रमाणक के पास कितनी होती है? 7 होती है। और जो ये तीनों होती हैं, ये हमें पता है कि ये स्थानांतरणीय होती है, घूर्णनीय नहीं होती है। तो ए को अगर हम मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ए को मिलाने पे हमें पता है कि ये आपका फर्स्ट ही जाएगा, 3 स्वतंत्र कोटि। अच्छा, ये याद रखना, ये सब में होता है, कोई भी गैस हो उसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा ही होगा। अब उसके बाद फिर आगे पूछा जा रहा है। अब देखिए, इससे 2 ऑप्शन तो हमारा यही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, 3 स्थानांतरणीय और 2 घूर्णी। तो ये कैसा होता है? द्विपरमाणुक में होता है। किसमें होता है? द्विपरमाणुक में होता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बी को हम मिला देंगे तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3rd, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत घटकों में डायोड की पहचान करने पर मल्टीमीटर का प्रयोग करना। डायोड के निम्नलिखित में सही कथन चुने। यह 2 टर्मिनल डिवाइस है जो दोनों दिशाओं में करंट का संचालन करता है। जी नहीं, ये संचालन तभी करेगा जब अग्र अभिनत होगा। कैसा होगा? अग्र अभिनत होगा, तब तो संचालन होगा। लेकिन अगर पश्च होगा तो वहां पे पृष्ठ अभिनत पे संचालन नहीं होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, यह 2 टर्मिनल वाला उपकरण है जो एक ही दिशा में धारा का संचालन करता है। जी हां, और ये संचालन भी तभी होगा जब क्या होगा? अग्र अभिनत होगा। कैसा होगा? अग्र अभिनत होगा। अग्र अभिनत का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए परिपथ R में प्रतिरोधिक
धारा का मान है। तो देखिए अगर इसको करना हुआ तो हमें रेजिस्टेंस पता है, हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए XL और XC है, सबसे पहले हम लोग इम्पीडेंस Z निकालेंगे, तो कितना टोटल प्रतिरोध है। तो टोटल प्रतिरोध निकालने का तरीका होगा हमारा, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस दूसरे के बीच में 90 का फेज होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 माइनस 100 का स्क्वायर। यहां से ये डायरेक्ट आपका लिखा जा सकता है 2 इंटू 100 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा आपका 100√2, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा। मुझे लगता है कि यहां तक लिखने में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और जब I निकालना है हमें कौन सा, RMS, IRMS हमसे पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं VRMS बाई Z, VRMS बाई Z। VRMS अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये 200√2 है, अपान Z कितना है 100√2, ये √2 से 2 गया, कितना आ गया 2, तो कितना आंसर होगा 2 एम्पियर। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। फिर आगे बढ़ते हैं, दो धातु सतहों A और B के लिए देहली तरंग दैर्ध्य के बीच का अंतर है जिनका कार्यफलन। अब देखिए दोनों के बीच का पूछा जा रहा है, तो बच्चे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लैम्डा B माइनस लैम्डा A, यही हमें देगा। और ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं HC/5 HC/5A माइनस SC5B माइनस SC5A, ऐसा कुछ लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। अब देखिए अगर ये वैल्यू हमें पता है कि डायरेक्ट हम SC को कितना लिख सकते हैं नैनोमीटर में, 1242 अपान 5B की वैल्यू हमें दे रखा है दूसरे की कितना 4.5 माइनस दे रखा है आपको इसकी वैल्यू 2.42, नैनोमीटर में ये सारी वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अपान 4.5। यहां से हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 276 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, यहां पे ये 9 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 276 माइनस 138, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा आपका 138। आगे बढ़ते हैं, दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 16:9 है तथा उनका रेखीय संवेग समान है, तो उनके द्रव्यमानों के बीच का अनुपात क्रमशः है। तो देखो हमें पता है कि K इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P²/2m, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा या आप देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू mv, वही रहने दीजिए, इसके बाद v लिखिए अपान 2 लिखिए, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो mv को क्या लिख सकते हैं P इंटू, इसे भी क्या लिख सकते हैं P/2m, यहां से आ जाएगा P²/2m, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल गया K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो यहां से हम लिख सकते हैं K1/K2 दैट इक्वल टू m2/m1, और K1/K2 का रेशियो आपको दे रखा है 16:9, ये किसका है m2/m1 का, तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रेशियो जो है वो आ जाएगा m1/m2 इक्वल टू 9/16। तो यहां से 6 का आंसर हमारा 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, एक समतल में दोलनशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का आयाम। अच्छा देखो दिया हमें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में है, तो हम इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, बी वाई यहीं पे डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V0, क्या लिख सकते हैं V0, फिर क्या लिखेंगे साइन। अब देखिए साइन के बाद का जो हिस्सा होगा इसे हम डायरेक्ट kx - ωt लिख सकते हैं,
kx माइनस ओमेगा टी। अब अगर हम यहां से कंपेयर करके लिखना चाहें तो हमें ओमेगा की वैल्यू जो है वो 4 × 10⁸ मिल गया। जाने दीजिए, यूनिट के चक्कर में नहीं पढ़ते, वैसे रेडियन पर सेकंड लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी यूनिट के चक्कर में ना पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, k को कंपेयर करो तो यहाँ k की वैल्यू x के अलावा कितना है, 5 है। इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं बच्चे, और मैक्सिमम b0 हमें जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻6। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें डायरेक्ट तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू आपको दिया है 4 × 10⁸ अपान k की वैल्यू 5। इसे हम लिख सकते हैं 0.8 × 10⁸ या लिख सकते हैं 8 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे हम लिख सकते हैं E0 = B0 × V। B0 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × 10⁻6 इंटू V अगर हम लिखना चाहेंगे तो V हमारा आएगा 8 × 10⁻7। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, इंटू कितना आएगा 10⁻1, क्योंकि -6 और +7 है तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा -1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर 4th हो गया। तो काफी प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 5वीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा ई है तो 7वीं कक्षा में ऊर्जा है। अच्छा देखो, हमें बहुत ज्यादा इक्वेशन को रटना नहीं है। अब तो आप बड़े बच्चे हो चुके हो, सारी चीजों को पहले से समझ चुके हो, तो नॉर्मली भी कर सकते हो। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n², ये आपने कहीं पढ़ा होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं E7/E5, तो हमें पता है कि भाई n नीचे है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, n किसका लेंगे, 7th का। किसका लेंगे, 7 का, यानी यहां पे क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और 5 का कहां लिखेंगे, ऊपर 5 का स्क्वायर। यहां से हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 25/49। यहां से अगर मुझे E7 लिखना है तो ये लिख सकते हैं 25/49 इंटू E5। यहां से बच्चे ये डायरेक्ट आ जाएगा 25/49 E। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो समान कण क्रमशः 2v और 5v की वेग से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, आपको पता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। कोई बाह्य बल नहीं है, कोई बाह्य बल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका यह होगा बच्चों कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिख रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र, ये सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, द्रव्यमान केंद्र है। क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, m1v1। अच्छा, वेलोसिटी देखो एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो अगर v1 को हमने पॉजिटिव ले लिया तो v2 कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो m1v1 माइनस क्या लिखेंगे, m2v2 अपान m1 प्लस m2। यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे लिखना हुआ तो m1 आप क्या लिखोगे, देखो दोनों का सेम मास है तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m, पहले की वेलोसिटी कितनी है 5v ले लो, कोई समस्या नहीं, जो बड़ा है उसको पहले ले लो। 5v माइनस m 2v अपान, दोनों का मास सेम है तो 2m।
देखो m से m को डायरेक्ट कैंसल आउट कर लो, तो यहां हमें मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 5v माइनस 2v बाई 2, यहां से आज गया 3v बाई 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, अगर आप न्यूक्लाइड के प्रमाण घनत्व को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरा अगर देखिए तो नाभिक की त्रिज्या r उसकी द्रव्यमान संख्या से इस प्रकार संबंधित है, जहां r0 एक स्थिरांक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे हैं तो सीधी बात देखिए कि न्यूक्लाइड के को प्रमाण घनत्व के आधार पर व्यवस्थित करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसको व्यवस्थित करने का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, तो ये आपका गलत। दूसरा, नाभिक की त्रिज्या r उसके द्रव्यमान संख्या से इस प्रकार संबंधित है। ये फार्मूला तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि r इक्वल टू r0 a1 की पावर 3, ऐसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमें ये पता है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस तरीके से हमारा अभिकथन क्या हो गया, गलत हो गया और कारण सही। तो ऑप्शन हमारा 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग पदार्थों के दो छड़ों ए और बी को चित्र में दिखाए अनुसार एक साथ वेल्ड किया गया, उनकी उष्मा चालकताओं K1 और K2 है, तो संयोजित छड़ की तुल्य उष्मी चालकता होगी। अच्छा, अगर आपके सामने नीट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, ऐड करके बाई 2 कर देना। लेकिन अगर ठीक है, अगर हमारे ठीक है इसको प्रॉपर कैलकुलेशन से करना चाहेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो। अब देखो, जो टोटल ऊर्जा ठीक है हीट होगी, उष्मा होगी, H इक्वल टू H1 प्लस H2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे KA, अब उसके बाद लिखेंगे T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपान, ठीक है, लेंथ हम लोग लेंथ ले लेंगे, लेंथ D दे रखा है, इसको डायरेक्ट हम लोग H1 की पहले रॉड की वजह से लेंगे, फिर किसकी वजह से लेंगे, दूसरे रॉड की वजह से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं K1A T1 माइनस T2 अपान D प्लस K2A T1 माइनस T2 अपान D। तो यहां पे आप देखिए तो A कैंसल हो जा रहा है, T1 माइनस T2 का D कैंसल हो जा रहा है। यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कैंसल हो जा रहा है। K T1 माइनस T2 कैंसल हो जा रहा है, K T1 माइनस T2 कैंसल हो जा रहा है। आपके पास D से D भी क्या हो रहा है, कैंसल हो जा रहा है। बस एक बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको कि यहाँ पे जो टोटल एरिया हम लेंगे, टोटल एरिया यहाँ पे 2 लेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2K इक्वल टू K1 प्लस K2, यहां से K इक्वल टू हमारा आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। क्योंकि अगर एक का एरिया आप A ले रहे हो, दूसरे का भी एरिया A ले रहे हो, तो टोटल एरिया हम जो यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। उसके लिए हमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा 11th का ऑप्शन नंबर 4th सही होगा। 10 मीटर के प्रारंभिक वेग वाला एक पिंड किसी खुरदुरी सतह पर चलते हुए 50 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। पिंड और सतह के बीच में घर्षण गुणांक क्या है? तो देखिए, हमें एक्सेलरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दे के रखा है। अच्छा, वास्तव में यहाँ त्वरण नहीं होगा, यहाँ रिटार्डेशन होगा। तो हम माइनस साइन यूज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस न्यू जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। न्यू ही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट, अब वो बोल रहा है कि चलते हुए रुक जाता है, यानी यू हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, अंत में वो रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और एस हमें दे रखा है 50 मीटर। अब यहां से हमें आइडिया मिल गया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे,
100 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 2 इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन में न्यू निकालना है, माइनस साइन इंटू न्यू इंटू जी की जगह 10 लिखेंगे, एस की जगह कितना लिखेंगे 50। अब अगर ध्यान से देखिए आप तो एक मिनट, ये 10, ये 100 हम लोग लिख देंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं -100 दैट इक्वल टू -2, या इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं u, 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 200 हो, ठीक है, कितना आएगा 200, 200 आएगा, 200 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका 50 मीटर चल रहा है। टू इंटू 10, 20 इंटू 5, अच्छा 20 इंटू 5 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपको u इक्वल टू 1/10 यानी 0.1, तो 0.1 ऑप्शन चौथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्विस्लिट व्यवस्था में क्रमिक फ्रिंजों के बीच में पृथक्करण x है, यदि पूरे व्यवस्था को जल में डुबा दिया जाता है तो नया फ्रिंज पृथक्करण क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों कि जैसे ही वो एयर से कहां ले जाया जाएगा, किसी भी किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में ले जाया जाएगा या किसी भी, ठीक है, जल में लेके जा रहे हैं, तो सीधा मतलब यह है कि जल का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अपवर्तनांक है उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो फ्रिंज लेंथ, ठीक है, आपको मिलेगी वो शुरुआत में आपको x दे रखा है, तो बाद में हम मान लेते हैं कि कितना होगा, x डैश होगा, तो x डैश जो भी आएगा वो कितना आएगा, x अपान 4/3। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 4/3, यहां से हो जाएगा x इंटू 3/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3x/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75x। आप अपने दिमाग में सीधा बैठा के रखना कि जैसे ही हम दूसरे मीडियम में लेके जाएंगे, दूसरे माध्यम में लेके जाएंगे, तुरंत क्या होगा, जो पृथक्करण है वो 4/3 टाइम्स घट जाएगा, किसमें, वाटर में। अगर यही ग्लास होता, अब ये वास्तव में है क्या आपका अपवर्तनांक, क्या है, जितना अपवर्तनांक होगा उतना ही टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा ये। तो यहां से हमारा आंसर तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14, समान धातु के दो गोले ए और बी जब हवा में निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो एक दूसरे को F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आंसर सब में सेम आएगा लेकिन हम चार्ज इक्वल लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी रहे। तो ये मान लेते हैं ए है, दूसरी तरफ हम क्या मान लेते हैं बी। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ क्या है बी, और इसके बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं आर। अब यहां से बोला जा रहा है कि F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q है, दोनों पे चार्ज कितना है Q है। अब बोला जा रहा है कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक अन्य समान आवेशित गोले C को पहले A के संपर्क में रखा जाता है फिर B के संपर्क में रखा जाता है। तो अब थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो पहले मैं A और C को संपर्क में लाया जाता है, ए और सी को संपर्क में लाया जाता है। अच्छा अब डिस्टेंस की बात थोड़ी देर के लिए ना करें तो ज्यादा बेटर है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर ए और सी को हम साथ में लाए तो देखिए चार्ज पहले दोनों पे कितना रहा होगा, पहले दोनों पे चार्ज अगर हम देखें तो भाई हम बॉडी तो सेम मान के चल रहे हैं, तो ये आपका ए है ये सी है, इस पे चार्ज कितना रहा होगा Q, इस पे का चार्ज कितना होगा 0। तो जब हम अलग करेंगे इनको तो A पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2, C पे भी चार्ज कितना आ जाएगा Q/2, ऐसा कुछ आ सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर वो कह रहा है कि अब C को फिर किसके संपर्क में लाया जाता है B के, तो यानी अब हमारा इधर C है, C पे हमें चार्ज पता है कि कितना है
Q/2 आ चुका है। और B पे चार्ज कितना है, B पे चार्ज आपका आ जाएगा Q। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो टोटल चार्ज हो गया 3Q/2। तो ये बटेगा यहाँ A पे, सॉरी C है और ये आपका B है। C पे अगर हम चार्ज देखेंगे तो ये आएगा 3Q/4। B पे भी देखेंगे तो कितना आएगा 3Q/4 आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सब पे चार्ज क्या है, सेम ही है। अब ये आपका A है, ये C है, ये B है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मिडिल में रखा जाता है, यानी डिस्टेंस ये r/2 होगा। यहां से भी डिस्टेंस क्या होगा, r/2 होगा। अब सबसे जरूरी चीज है आपके लिए डेटा। तो अगर A पे देखें हम, फाइनली चार्ज कितना आया था, Q/2। तो A पे चार्ज हम कितना लिख सकते हैं, Q/2। B पे C पे फाइनली चार्ज लिखना चाहें तो कितना आया है 3Q/4। तो क्या लिखेंगे 3Q/4। और B पे भी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 3Q/4। इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं F नेट C पे पूछा गया है, क्वेश्चन में ये करेक्शन आपको करवा दिया जाएगा कि गोले C द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो F नेट आएगा, भाई देखो इधर चार्ज 3Q/4 है, ठीक है, और इधर चार्ज कितना है, Q/2 है। तो अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो हमें पता है कि फोर्स जो ज्यादा लगेगा वो किधर से लगना चाहिए, 3Q/4। 3Q/4 का मतलब 0.75, इधर 0.5 है, तो इधर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो पहले इसकी वजह से फोर्स लिख लेते हैं। तो इसकी वजह से हम जो फोर्स लिखेंगे आएगा K। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, Q। ये आ जाएगा 3Q/4, 3Q/4 अपान डिस्टेंस क्या लिखेंगे, r/2 का स्क्वायर। फिर माइनस की साइन लगाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे K। अब इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए पहले का चार्ज कितना है, Q/2 है। फिर चार्ज कितना आ रहा है, 3Q/4 आ रहा है। अपान में कितना लिखोगे r/2 का स्क्वायर। ऐसे ही कुछ लिखेंगे। अब यहां से F नेट अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसको बाहर ले लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 9, यहां पे ये कितना आएगा 9 अपान 4 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16। उसके बाद क्या लिखेंगे Q² इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 4 अपान r²। तो 4 से 4 ये कटेगा, आ गया 9/4। कितना आया 9/4। माइनस अगर मैं लिखना चाहूंगा, इसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3/8 Q² इंटू, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 4/r²। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, यहां पे आ जाएगा 2। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है बच्चों। तो F नेट मैं यहां से लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, F नेट इक्वल टू Q² अपान r²। और ध्यान से देखो तो यही फोर्स होगा आपका। F यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा Q² अपान r²। तो Q² अपान r² आपके पास बचा कितना 9/4 माइनस 3/2। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहां से अगर आप चाहिए तो Q² अपान r² को F लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा आपका, पीछे से हम लोगों ने इस चीज को लिखा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस 6/4, ये आ जाएगा आपका 3F/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आंसर कौन आएगा 3F/4। तो यहां से हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर सही होगा, 14 सही होगा बच्चों, इसके लिए सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से चल रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पे बल है। तो देखो F अगर हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं Q V क्रॉस B। F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं Q V B साइन 0। अच्छा 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कैसा चल रहा है समांतर, और साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो यहां से डायरेक्ट जो बल होगा वो कितना आ जाएगा 0। तो 15 में हमें कुछ सोचना नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए आते हैं, एक समान वृत्तीय गति में सदिश व त्वरण होते हैं। वेग सदिश और त्वरण हमें पता है कि अगर समान वृत्तीय गति है तो इसका सीधा मतलब हमें पता है कि ठीक है एक्सलेशन जो होगा, अगर हम एक्सलेशन की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक समान गति है और उसमें वेग सदिश और किसके बीच में पूछा गया है आपसे, त्वरण सदिश होते हैं। अच्छा देखो वेग सदिश और त्वरण सदिश की अगर बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, और ये आपका ठीक है फर्स्ट हो जाएगा कि ये एक दूसरे के हमेशा कैसे काम करते हैं, लंबवत काम करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि V जो होता है, V जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके R के, और यही परपेंडिकुलर होता है किसके ओमेगा के। ये कहां पे फॉलो होता है सर्कुलर मोशन में। तो ये अपने दिमाग में बैठा के रखना कि वेग सदिश और त्वरण सदिश होते हैं एक दूसरे के लंबवत। तो देखिए हम लोगों ने इसका आंसर बताया कि समान वृत्तीय गति से वेग सदिश और त्वरण सदिश होते हैं, तो यहां हम बता देंगे कि डायरेक्ट एक दूसरे के लंबवत। तो इसका सीधा रीजन हम लोगों ने बताया है। अब देखो बोल क्यों सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। रेडियस वेक्टर हमारा जिधर भी होगा, रेडियस वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और एक्सलेशन जो होगा वो वास्तव में सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, और वो किधर की तरफ होगा सेंटर की तरफ होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी जगह पे वेलोसिटी और इधर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे समान वृत्तीय गति में वेग सदिश और त्वरण सदिश जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होंगे लंबवत ही होंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एल निकालना है आपको। एल दिया है कितना 40 mH, इसे लिख सकते हैं 40 इंटू 10 पावर -3H। तो हमें पता है कि EMF पूछ रहा है आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो क्या लिखेंगे L di/dt। L की वैल्यू पता है 40 इंटू कितना है 10 पावर -3 है, और अगर हम करंट का बात करेंगे तो ये 10 है 11 माइनस 1 अपान कितना लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 10 पावर -3। -3 से -3 कैंसिल हो गया, और यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 10। यहां भी घट्टे के कितना आएगा 10, तो E इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 10, ये कितना आ गया 100 वोल्ट। तो इस तरीके से आंसर कौन सा होगा आपका सही पहला। इसके बाद दिया गया है दो संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता 3 माइक्रोफैराड होती है, तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता 16 माइक्रोफैराड होती है। उनकी धारिताओं का क्रमशः है। तो देखिए अगर हमने इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा, किसमें जोड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3।
माइक्रोफेराड। अभी यूनिट लिख देंगे, बाद में हमारे काम आएगी, या आंसर डायरेक्ट माइक्रोफेराड में आएगा, तो उतना सोचना नहीं है हम लोगों को, सिंपल कैलकुलेशन पे ध्यान देना। और हमें पता है कि सी समांतर जब हम बात करेंगे तो C1 प्लस C2 ये आपका कितना आएगा, दे रखा है 16। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से ये वैल्यू उठा के हम रख दें तो C1 C2 अपान 16 इक्वल टू कितना आ गया 3। यहां से आ गया C1 C2 इक्वल टू कितना 48। वैसे आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे बच्चे हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी जानते हो। देखो 3 और 16 को जोड़ने पे कितना आएगा, 19 आएगा, ये गलत हो गया यहीं से। बाकी देखो C1 और C2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 48। 14 इंटू 2 करोगे 28, 6 इंटू ये करोगे 60, 12 इंटू 4 करोगे 48। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। अच्छा बच्चों, ये ज्यादा बेटर तरीका है। अब ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे बच्चे हों तो वो आराम से क्या करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। हो सकता है आपको अगर करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लिख सकते हैं C1 C2 इक्वल टू कितना 48। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा C1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस C2, उसके बाद C2 इक्वल टू 48। यहां से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 C2 माइनस C2 का स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा C2 स्क्वायर माइनस 16 C2 प्लस 48 इक्वल टू 0। अगर अब इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं C2 का स्क्वायर माइनस 12 C2 माइनस 4 C2 प्लस 48 इक्वल टू 0। यहां से प्रभु लिखना चाहेंगे तो C2 को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा C2 माइनस 12 प्लस 4 C2 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हैं C2 प्लस 4 यहां 1 मिनट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं C2, ये आ जाएगा आपका -4 को कॉमन लेंगे तो C2 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं C2 माइनस 4 C2 माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो एक संख्या क्या होगी, अवश्य है कि 0 होगी। तो वही आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक सरित्र वायु में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित में सरित्र में पदार्थ और वायु में समान रहेगा। हमें पता है कि सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन एक चीज जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो नहीं बदलती है, वो होती है हमारी आवृत्ति। तो यहां से हमारा कौन सा आंसर होगा, दूसरा। फिर आइए, बायो सेवर्ट नियम हम केवल एक धारावाही चालक को अति सूक्ष्म धारा तत्व आइडियल के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के लिए अभिव्यक्ति देता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से सही है, ये जो कथन 1 है वो सही है। बायो सेवर्ट का नियम कूलाम के व्यतिक्रम नियम Q के अनुरूप है, जिसका पहला अदिश आइडियल जबकि दूसरा, देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि Q के अनुरूप है। अब सबसे बड़ा अंतर ये है कि जब हम कूलाम्स लॉ का यूज करते हैं तो वहां पे हम बल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। और बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने में, चुंबकीय क्षेत्र निकालने में। तो यहाँ पे हम उसके अनुरूप बोल नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस तरीके से कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई से कूदते समय अपने पैरों को अकड़ कर रखने की बजाय विराम में आने तक अपने घुटनों को मोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन समझाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जब आप कूदते हो, जंप करोगे कहीं पे, तो वहां पे सबसे प्यारी चीज ये होती है कि इंपल्सिव फोर्स लगता है, इंपल्स जनरेट होता है। मतलब तात्कालिक जो बल लगेगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मान बहुत ज्यादा होगा उसका न्यूमेरिक, लेकिन वो लगेगा बहुत कम समय के लिए। यानी अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इम्पल्स का केस होगा, और इम्पल्स का केस होगा तो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करने वाला आपका ऑप्शन 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दर्शाए गए परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति 2 वाट है, 3 ओम में क्षयित शक्ति वाट में होगी। 8 ओम में आपको दे रखा है कि कितना हो रहा है, 2 वाट। दो वाट अगर 8 ओम में हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए हमें पता है कि 1 और 3 किसमें है, सीरीज में है। 1 और 3 किसमें है, सीरीज में है। तो 1 और 3 के लिए अगर मैं आर डैश लिखना चाहूं 1 + 3 के लिए, तो सीरीज में है तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। और उसके बाद ये आर डैश एंड 8 ओम किसमें है, पैरेलल में है। तो इसको निकालने का तरीका हम लोग डायरेक्ट अप्लाई, अच्छा देखो अगर ये पैरेलल में है तो विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, यानी ठीक है ये विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर डैश इंटू, अब उसमें जो करंट जा रही उसको देखेंगे I1, ये बराबर किसके आएगा, 8 × I2। ये हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है, तो इसमें विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग I1 की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हमें पता तो है, तो वह वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4 × I1 = 8 I2। यहां से I1 = हमारा आ गया 2 I2, यानी अगर हम लिखना चाहें तो I1 हमारा कितना आया, 2 I2। अब हम लिखते हैं कि 8 ओम के अलावा कितना पावर डिसिपिएट होता है वो लिखते हैं पहले। तो 8 ओम के अलावा लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं I2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 8 जो दिया है हमें इंटू टी, और ये वैल्यू हमें दे रखा है 2। तो यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो I2 स्क्वायर और टी निकालना चाहेंगे तो ये 2/8 आएगा, यानी 1/4, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.25। वो ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब आगे की तरफ क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है कि 3 ओम के थ्रू कितना होगा। तो 3 ओम के प्रतिरोधक में क्षयित वाट की शक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 ओम के लिए। किसके लिए, 3 ओम के लिए अगर हमें लिखना हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉसिबल है कि हम लोग लिख दें, यहाँ पे 3 ओम के लिए हम लोग लिख देंगे बच्चे H = I। अब इसमें जो करंट जा रही वो ध्यान से देखिए 1 वाली जा रही है, तो I1 का स्क्वायर उसके बाद 3 × T, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे I1 है यहाँ पे 2 I2 लिखा जा सकता है यहाँ से, तो 2 I2 का स्क्वायर इंटू 3 × T, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा I2 स्क्वायर टी आएगा, I2 स्क्वायर टी की वैल्यू अभी 0.25 निकाल के बैठे हो 1/4, तो 12 इंटू कितना लिखेंगे 1/4, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ऐसा कि 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद आगे है 2 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरणा B1 उत्पन्न करती है। कुंडली को खोलकर
5 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में पुनः लपेटा जाता है तथा वही धारा इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण B2 उत्पन्न करती है। B1 और B2 का अनुपात होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी बच्चे समझ में आए तो हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके खुद के R की वैल्यू के क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो यहां से अगर मैं B2 बाई B1 का रेशियो पूछा जा रहा है तो B2 बाई B1 अगर मुझे लिखना हुआ तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा N2 बाई N1 इंटू, अब देखिए B2 है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, R2 इंटू क्या लिखेंगे, R1। कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए अब आगे वो कह रहा है कि B1 और B2 का रेशियो होगा, तो यहां पे N2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो N1 बाई N2 5 और 2, अच्छा देखिए शुरुआत में अगर रेडियस कितना R की वैल्यू हम लेंगे तो R जो होगा शुरुआत में अगर वृत्ताकार कुंडली है तो पहले 2 फेरे थे, अब 2 से हम कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो इसका रेशियो हमें कितना मिलेगा, 2/5। भाई 2 से हम कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो इसका रेशियो हमें कितना मिलेगा, 5/2। तो यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25/4। तो यहां से 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार धातु को T0 ABS तक गर्म किया जाता है, वातावरण का तापमान T0 एब्सोल्यूट है, विकर्ण के समानुपाती होगी। अब ये क्वेश्चन हमें पता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T की पावर 4 माइनस स्मॉल t की पावर 4 होता है, ऐसा हम लिखते हैं। जहां पे ये ठीक है धातु प्लेट का क्षेत्रफल होता है, धातु प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, धातु प्लेट का क्षेत्रफल होता है। और देखिए, और अगर हम यहां पे बात करेंगे दूसरा, तो ये बोल सकते हैं हम लोग यहां पे कि T जो होगा वो प्लेट का तापमान होगा, T जो है वो धातु प्लेट का तापमान होगा। धातु प्लेट का तापमान होगा। अच्छा देखिए एक बार इस पे, इसको अगर आपको ये ना समझ में आया तो यहाँ पे देखो एक रेशियो आपने ये भी पढ़ा होगा कि R2 बाई R1 अगर हम लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2। N1 बाई N2 ये तो पढ़ के रखे होगे, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे R1 बाई R2, R1 बाई R2, तो इसे वापस क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 लिख सकते हैं, और यही कितना आएगा 5/2। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, और ये अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा। इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डाला जाता है तो जल में इसकी फोकस दूरी होगी। तो जल में इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला लगा दें। अच्छा देखो R1 और R2 की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वैल्यू हम लोग निकाल के बैठते हैं R1 माइनस R2 की। तो देखो हमें पता है कि अब हम लोग शुरुआत में बात करेंगे फोकल लेंथ वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी। जब हम वायु में फोकस दूरी को देखेंगे तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि U1 जो होगा वो 1 होगा, U2 जो होगा वो 3/2 होगा,
लेंस मेकर फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/f एयर, ये बराबर लिखा जाएगा आपका 3/2/1 -1। इसके बाद लिखेंगे हम लोग 1/r1 - 1/r2। मुझे लगता है इस तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 3/2 में 1 का डिवाइड करेंगे वही आएगा, और 1 घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/r1 - 1/r2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अगर लिखना चाहेंगे हम यहाँ से तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/r1 - 1/r2। ये 2 इधर भेज दीजिए तो ये बराबर किसके हो जाएगा 2/f एयर। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और ये वैल्यू आपको पता है कि 2/10 है, यानी ये आ जाएगा 1/5। तो 1/r1 - 1/r2 की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये हमें काम आएगा बच्चे 1/r1 - 1/r2, ये बराबर 1/5। अब दूसरा अगर हम लोग लिखना चाहें तो जल में फोकस दूरी, जल में अगर फोकस दूरी हम लिखना चाहेंगे तो ν1 कितना आ गया 4/3, ν2 कितना आ गया 3/2। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/f। तो ये आ जाएगा आपका, पहले हम क्या लिखेंगे 3/2 अपान 4/3 -1, 1/r1 - 1/r2, कुछ ऐसा लिखेंगे। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो मैं अलग से कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3/2 अपान 4/3, इसे लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, इसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 9/8। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इसकी जगह हम डायरेक्ट, ये वैल्यू कितना आया 9/8, तो इसे लिख देंगे 9/8 -1, और इस वैल्यू को अभी आपने 1/r1 - 1/r2 को निकाला है 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से 1/f मुझे लिखना हुआ अगर, तो ये आ जाएगा 9 - 8/8, और इधर 1/5, ये आ जाएगा 1/8 इंटू 1/5, यहाँ से आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/40। तो f इक्वल टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलिए बच्चों इसके आगे का से आपके रिस्पेक्ट। जय हिंद बच्चों, ये जो आपका FST 29 है, अब उसका मैं 26 से 50 तक का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ हिंदी मीडियम में। और शुभम सर ने आपको 1 से 25 तक का सॉल्यूशन बताया है, और देखते हैं जरा पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे लिखा है, यदि किसी स्प्रिंग में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो देखो सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चा कि अगर ये आपने पढ़ा होगा कि अगर इनमें सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पीरियोडिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर हाफ साइकिल पे। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो जब हम इस हाफ साइकिल की बात करेंगे तब स्प्रिंग पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी सिकुड़ेगी। और जैसे ही दूसरे हाफ साइकिल की बात करेंगे तब भी सभी जगह डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा सेम होगा और फिर वो सिकुड़ेगी। लेकिन ये जो सिकुड़ना है ये पीरियोडिकली होगा, आवर्त रूप से होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश इकाई सदिश। हम सब लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर आपका होता है a वेक्टर अपॉन मॉड a। अगर इसकी हम बात करें तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन, इसका अगर रूट निकाला जाए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, और ये आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन
√14। ओके, और ऐसा कहाँ पे दे रखा है? ऐसा अपना फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका फर्स्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 2 मीटर लंबी तथा 50 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक लोहे की छड़ को 0.5 मिलीमीटर तक खींचा जाता है। जब इसके निचले सिरे पर 250 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया जाता है, लोहे की छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। आप सबको फार्मूला पता है, y बराबर होता है FL/AL। जो स्मॉल l है वो है लंबाई में वृद्धि, और जो कैपिटल L है वो है आपका प्रारंभिक लंबाई। ओके, वो अच्छा, यहां पर मास लटका रहे हैं तो F की जगह लिख दिया mg कैपिटल L/AL। अब हमें सिर्फ यहां पे वैल्यू रखनी है, m 250, g 9.8 और कैपिटल L आपका दे रखा है 2 मीटर। ओके, एरिया कितना दे रखा है 50 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोगों ने लिख दिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और कितना एक्सपेंशन हो रहा है 0.5 मिलीमीटर, तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर हो गया -3। देखो ये पॉइंट हटा, ये आया, ये और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे चला गया। y बराबर, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा ये -6 -3 -9 होगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और इसको 19.6 इंटू 10 की पावर 10 लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब मैच कर लेते हैं, कहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है। सम दिख रहा है कि आपका थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण सरल आवर्त गति में 0.02 आयाम तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ घूम रहा है। कण पर लगने वाला अधिकतम बल, अधिकतम बल बोले तो आपका अधिकतम त्वरण इंटू मास, तो F मैक्स हो जाएगा m इंटू ए मैक्स, कैपिटल A मैक्स लिख दिया मैंने। ये एक्सेलरेशन है त्वरण, तो m a ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, क्योंकि a यहाँ पे स्मॉल a आपका आयाम है। सिर्फ यहाँ पे बेसिक अपने को वैल्यू पुट कर देंगे, m1 पुट कर दिया, एम्पलीट्यूड आपका आयाम 0.02 दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर बच्चा देखो 60 हर्ट्ज दे रखा है, तो ओमेगा स्क्वायर बोले तो 2 पाई इंटू 60 का स्क्वायर कर दिया अपन लोगों ने, ये 0.02 हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर इंटू 60 इंटू 60। देखो ये 2 जीरो दिख रहे हैं, ये डेसिमल का इधर से वो सेट कर देंगे, 6 इंटू 6 होता है 36, 36 इंटू 4 होता है 144, 144 इंटू 2 होता है 288 पाई स्क्वायर। और फोर्स के लिए वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हिसाब से आपका कौन सा सही हो गया, थर्ड सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा त्रिज्या उसके संबंधित मानों का आधी कर दी जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बेटे जब हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो पदार्थ की प्रगति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रगति पर निर्भर करता है। जब तक पदार्थ नहीं बदला जाएगा तब तक यंग प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक का मान परिवर्तित नहीं होगा। यहां पर आप लंबाई चेंज कर रहे हो, त्रिज्या चेंज कर रहे हो, लेकिन पदार्थ में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो ये लंबाई और त्रिज्या के चेंजमेंट करने से यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। वो नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रगति पर निर्भर करता है, इस वजह से वो समान रहेगा। तो 30 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री कोण पर प्रकाश के वेग से एक माध्यम को अलग करने वाली सतह पर आपतित होती है तथा माध्यम में 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है। माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, अगर हम बात करें ऐसा कुछ हुआ होगा, ये 45 दे रखा है और ये आपका 30 दे रखा है। अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, म्यू लिख लो या एन लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर, और म्यू का एक फार्मूला होता है सी अपॉन वी। आई कितना दे रखा है आपका 45, साइन आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 30, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸, वी कैलकुलेट करना है। ये बच्चा 1/√2, 1/2, 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी। यहां से जो वी आएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5√2 इंटू 10⁸ आएगा। फिर हम लोग साइड पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1.5 और √2 होता है 1.41। तो इसको सॉल्व करोगे, 15 1 जो 15, 1 60, 61, 1 21, और ये 2.1
2.115 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते हैं 2.1, ये एक ऑप्शन दिख रहा है 2.12। हाँ, जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो यही आने वाला है, तो हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो गया 31 का थर्ड हो गया। चलिए 32, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव की सतह का जो गुण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ जो द्रव की सतह है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करती है, न्यूनतम रखने की कोशिश करती है। और किसी भी दिए हुए आयतन के लिए गोले का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। इस वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होती है, गोल होती है। तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। बेटा क्रांतिक कोण की बात की जा रही है। क्रांतिक कोण हमने पढ़ा है कि जो अपवर्तनांक है आपका म्यू बराबर 1/sin c। अगर हम म्यू की जगह लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸, और ये v लिख दिया, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना ये। और यहां पर वैल्यू पुट कर दी c की जगह पर 30 डिग्री, और हम सभी जानते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। 2 ऊपर जाएगा, थोड़ा आजू बाजू खेलेंगे हम लोग, और इस तरह ये पहुंच जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैच कर लीजिए कहां पे दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। तो 33 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विमा MLT-2 A-2 से संबंधित है। देख भाई A-2 है, मतलब नीचे एम्पियर स्क्वायर होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, एम्पियर स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर अपने दिमाग में याद आया ये MLT-2 लिखा है, ये तो यार न्यूटन होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MLT-2 अपॉन A-2, तभी तो ऐसा बना होगा। ये होता है न्यूटन, हिंदी में लिख देता हूं भैया, अपॉन ये होता है एम्पियर स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी ये बताओ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर किसका यूनिट पढ़ा हम लोगों ने, म्यू नॉट का। और म्यू नॉट है क्या, चुंबकीय पारगम्यता। तो आपका 34 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 34 का आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न में 35, पीएन संधि में अपवाह धारा बोले तो ड्रिफ्ट। देखो दो तरीके की धाराएं होती हैं, एक होती है डिफ्यूजन करंट और एक होती है ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो यहां पर अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, और इसका सही जवाब होगा आपका फर्स्ट। ओके, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एक आदर्श गैस का दाब P और तापमान T संबंध समीकरण PT² बराबर स्थिरांक का पालन करता है। गैस का आयतन प्रसार गुणांक भैया PT² बराबर क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, P और RT। अगर हम यहाँ पे देखें तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, T, तो ये एक रिलेशन बन गया RT³, ये ठीक है ना। अब अगर इसको हम लोग T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dV/dt बराबर आ रहा है 3RT²। अब जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक गामा, वो आपका होता है dV/dt इंटू V। ये dV/dt क्या हो जाएगा 3RT², और V आपने ये लिखा था RT³। अच्छा सब कैंसिल होगा, 3/T, और ऐसा कहां पे दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है। तो 36 का फोर्थ सही हुआ। 37, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हीलियम नाभिक का द्रव्यमान क्रमशः ये इतना है। हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा, जो हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा है, तो बच्चा हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बंधन ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग डेल्टा एम कैलकुलेट करें तो डेल्टा एम का मतलब हो गया 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के टोटल मास में हम लोग मास ऑफ हीलियम को क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो ये डेल्टा एम आएगा 2 प्रोटॉन का, जरा 2 से गुणा करके रख दीजिए, 64102 प्लस 41702, ओके, माइनस हीलियम का क्या दे रखा है 4.015, ओके, ये यू है, AMU है ना। जरा इसको जो ऐड करते हैं, ये 10 हो गया भैया, ये 12 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, और माइनस का 4.0015। अब बाबू जब इसको आप सॉल्व करोगे डेल्टा एम, तो यार यहाँ देखो ये 5 बन गया, ये कैरी कर गया तो ये 0 हो गया, और ये 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये बच्चा ये आया, ठीक है। जब ये आया तो अगर बाइंडिंग बंधन ऊर्जा निकालनी है तो हम सबको पता है कि एक AMU के तुल्य जो बंधन ऊर्जा होती है, एक AMU के तुल्य जो बंधन ऊर्जा होती है वो बच्चा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग अगर 931 से मल्टीप्लाई कर दें 0.0305 इंटू 931, अब देखो पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मेरे को इतना फिट बैठ रहा है कि 9 त्रिका 27 और फिर ये 30, मतलब आंसर 27 दशमलव में कुछ आने वाला है। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, ज्यादा क्लोज तो है नहीं। तो 37 का आपका क्या सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एक कण x दिशा के साथ 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से समान रूप से त्वरित होता है। कण द्वारा 60 मीटर पर सेकंड के वेग तक पहुंचने में लिया गया समय। बेसिक सी बात है, ये आपका प्रारंभिक वेग दे रखा है u, ओके, ये आपका त्वरण दे रखा है a, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी दे रखा है v। अब साधारण सा गति का प्रथम समीकरण लगाइए, v बराबर u प्लस at। ये 60 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये t हो गया, और आप देख रहे हैं कि t बराबर कितना दिख रहा है, 25 सेकंड दिख रहा है। और ऐसा कहां पे लिखा है, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है, तो 38 का आपका फोर्थ ऑप्शन से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, वैद्युत क्षेत्र E बराबर a अपॉन एक्स क्यूब आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड स्क्वायर के कैप द्वारा दिया जाता है, ठीक है भाई। कह रहा है कि ए बी सी की क्रमशः इकाइयां हैं, यहां एक्स वाई जेड मीटर, मतलब ये जो एक्स वाई जेड है वो सभी मीटर में। अगर बच्चा आपने फार्मूला पढ़ा हो, ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, अगर हम कंपेयर करें तो ई एक्स बराबर क्या लिखा है, a अपॉन एक्स क्यूब लिखा है। ये तो बच्चा न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है, जरूरत के हिसाब से हम कोई भी चीज ले सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम भी ले सकते हैं या वोल्ट प्रति मीटर ले सकते हो। देखना पड़ेगा ऑप्शन पे कहाँ हमारी मैचिंग सेट हो रही है। तो ये न्यूटन पर कूलाम लिख दिया भैया हमने a, और ये बोला गया है कि ये एक्स वाई जेड मीटर में है, तो इसको अपन लोगों ने लिख दिया मीटर क्यूब, और यहां से देखो a आ गया न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम। खुश हो जाना चाहिए कि पहले ऑप्शन का पहला पॉइंट हमको ऐसा दिख रहा है, बहुत सही। जरा हम और वेरीफाई कर लें। ई वाई क्या दे रखा है आपका, बी वाई दे रखा है। ई वाई ये वोल्ट दे रखा था, तो हमने इसको लिखा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें ऑप्शन पर डिपेंड करेंगी, हम उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन सेट करेंगे। वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, भैया ये भी दिख गया, देखो ठीक है भाई, ये भी सेट हो रहा है। अगर हम ईजेड की बात करें, ईजेड क्या दे रखा है, सी जेड स्क्वायर दे रखा है, तो सी बराबर ईजेड अपॉन जेड स्क्वायर दे रखा है। इसको अपन लोगों ने लिख दिया न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो देख लो भैया, ए बी सी तीनों के यूनिट मैंने निकाले हैं, और ये तीनों यूनिट मुझे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ये भी एक डायमेंशनल मैचिंग है आपकी।
गुरुत्वीय स्थिरांक जी, तो हम सबको पता है जी का मात्रक क्या होता है बच्चा? जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से अगर बनाओगे तो m-1 L3 T-2 ये बनेगा। देख लो कहां पे ऐसा लिखा है, ये देखो हम यहां पे लिख लेते हैं। ए का ये मेरे को सेकंड दिख गया, ठीक है भाई। अब जरा बी का देखते हैं। बी आपका लिखा स्थितिज ऊर्जा, भैया स्थितिज ऊर्जा कोई भी हो ml2 T-2, ऐसा कहां लिखा है? फोर्थ पे, ठीक है भाई। सी देख लेते हैं। गुरुत्वीय विभव V बराबर आपने पढ़ा है W/Q, सॉरी W/M, गुरुत्वीय विभव, इस वजह से M आएगा, वो वैद्युत विभव होता तो Q आता। और ये ml2 T-2 और ये M, तो ये आएगा L2 T-2। और ऐसा कहां दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है भाई। अब जरा डी देख लेते हैं। गुरुत्वीय तीव्रता I बराबर आपने पढ़ा है F/m। फोर्स ml-T-2/m, M से M गया तो L-T-2, ऐसा कहां दिख रहा है? थर्ड में दिख रहा है। अब जरा मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा है। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, और ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 77 डिग्री सेल्सियस पर एक परमाणु गैस को रूप से संपीड़ित करके उसके मूल आयतन का 125/343 किया जाता है। तापमान में वृद्धि होगी। आपको अंतिम ताप नहीं निकालना, आपको टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। जो पाइसन का नियम आपने पढ़ा है वो लिख लेते हैं। और यहां से T2 बराबर क्या आएगा? T1 V1/V2 की होल पावर गामा -1। बच्चा T1 77 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, और ऐड करने पर यहां पे क्या आएगा? 350 आएगा। अगर इनिशियल प्रारंभिक आयतन V रहा होगा तो यहां पे V1 की जगह V रख दिया, जबकि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का इतना हो जाता है, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, गामा की बात करें तो ये एक परमाणु गैस है। एक परमाणु गैस के लिए गामा कितना होता है? 5.3 होता है, -1। देखो V से V कैंसिल हो गया, 350। ये 2/3 होगा। ये बेटा 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो इसको लिखने का तरीका देख लो आप। ये कैंसिल हो गया। अब दो पावर करना है, ये 49 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे ये 14 हो जाएगा, और 14 इंटू 49 करो, कितना आएगा? 196, 19, 41, 49, 59, 59 और 68। ये केल्विन में आया। तो डेल्टा टी निकालना है, तो 686 माइनस 350, तो ये आएगा 336 केल्विन। ऐसा आएगा, देख लेते हैं। ऐसा कहाँ दिख रखा है? थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में 42। एक आदमी एक समान रूप से चलती ट्रेन के दरवाजे में एक सिक्का ऊपर की ओर फेंकता है। आदमी के लिए सिक्के का पथ होगा, भैया ये अगर आदमी है, इसने सिक्के को ऊपर की ओर फेंका, तो जब ये देखेगा तो इसको ये एक लंबवत रेखा दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा, ठीक है ना। अगर खिड़की से बाहर की ओर फेंकता क्षैतिज दिशा में, तो बच्चा जो तब उसको परवलयाकार पथ दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 43। न्यू आपका वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई द्वारा जल का अपवर्तनांक है। इतने इतने प्रेक्षण किए गए। प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो सबसे पहले हम एवरेज, म्यू एवरेज निकालते हैं। अब म्यू एवरेज कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दो। कई सारे यहाँ पे प्रयोग कर दिए गए ना, तो हमेशा जब कई सारे प्रायोगिक मान दे रखे हों तो एक हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। और जरा ऐड करो इसको। 6 2 8 8 16 4 20, कैरी कर गया 2 3 3 6 3 9 3 12 2 14, कितना 1 5। अब अगर डिवाइड करोगे तो 4 बन जाओ 4 3 5, ये आया, ठीक है ना। अब जब म्यू एवरेज आया तो हम डेल्टा म्यू1 देखेंगे 1.35, और यहाँ पे क्या लिखा है 1.34। कितना आया डिफरेंस? 0.01।
थोड़ा जुकाम है मुझे, तो इस बार खांसी आ रही है बोलने पे, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से मुझे खांसी आ जाती बीच में, आपको शायद इरिटेशन हो जाए वीडियो सुनते हो, उसके लिए मुझे सॉरी। जो डेल्टा म्यू 2 है वो बच्चा यहाँ पे देखो 1.38 लिखा है, वो 1.35 है, तो डिफरेंस कितना आया 0.03 का। जो डेल्टा म्यू 3 है ये आपका 1.32 है, ये आपका 1.35 है, तो ये कितना आएगा 0.03 का। और ये आपका 1.36 है ये, तो डेल्टा म्यू 4 आपका क्या होगा 0.0। इसका भी एवरेज मान निकाल लेते हैं, डेल्टा म्यू एवरेज। भैया सबको ऐड कर दो 0.08 और जितने प्रेक्षण है 4 डिवाइड कर दो 0.02। तो बेटा अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा म्यू एवरेज अपॉन म्यू एवरेज इंटू 100, ये हो गया। डेल्टा म्यू एवरेज आपका क्या है 0.02, म्यू एवरेज क्या है आपका 1.35 इंटू 100। ये बच्चा इससे डिवाइड कर दो, अरे डेसिमल सेट हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करो तो ये 20 हो गया, ये 27 हो गया, ये 40 अपॉन कितना आ जाएगा 27, और जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो देखो 1.35 ये दिख रहा है अपने को, और उधर जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि 43 पे आपको फर्स्ट ही लगा देना चाहिए, बहुत कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0% आ गया, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये वैल्यू नहीं मैच कर रहे हैं क्योंकि अपना 1.35 था। चलो हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेना होता है ना। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ के परमाणु के चुंबकीय आघूर्णों को क्रमशः ये लिखा गया दर्शाया, भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू डी होगा वो 0 होता है। इनका हमेशा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। और जो आपके अनुचुंबकीय होता है उनका 0 नहीं होता है, तो म्यू पी आपका 0 नहीं होगा। देख लेते हैं ऐसा कहाँ लिखा है, देखो म्यू, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया है ना, म्यू पी 0 नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे म्यू डी 0 नहीं किया, जबकि मैंने क्या बोला 0 बोला है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट होगा। तो 44 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 44 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45। एक लड़का 2 मीटर लंबी डोरी के सिरे पर 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर बांधता है और उसे क्षैतिज तल में घुमाता है, और डोरी अधिकतम 80 न्यूटन का तनाव झेल सकती है यदि पत्थर का अधिकतम गति k/π रिवोल्यूशन पर मिनट हो। हमें सेकंड से मतलब होता है, यहाँ पे सेकंड बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो k का मान बताओ। तो बच्चा सबसे पहले तो यहाँ पे F बराबर हम लोग लगाएंगे mr/ω²। पहली बात तो जो अधिकतम टेंशन है वही आपका फोर्स का काम करेगा, है ना। अब सबसे पहले हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी 2π। अब एक बात देखो, k/π तो लिखा है लेकिन रिवोल्यूशन पर मिनट लिखा है, तो इसको पर सेकंड में बनाने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया k/30, k/30। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो f की जगह हम लोग क्या रखेंगे 80। भैया m 100 ग्राम है तो 0.1 हो गया, किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, r कितना हो गया 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर k²/900। अब एक बात देखो, ये हो गया 0, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 400 हो गया, और ये 900 बराबर कितना आ गया k²। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और k का मान ही तो पूछा था, कहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि 2 आवेशों ए बी के कारण वैद्युत क्षेत्रों का स्थानिक वितरण चित्र में दिखाया गया है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो बेटा एक बात सुनो, हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, उससे वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है। तो ये ए आपका कैसा हो गया प्लस हो गया, और बी आपका कैसा हो गया माइनस हो गया, क्योंकि इसमें एंट्री कर रही है, इंटर हो रही है, ठीक। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जो आवेश की मात्रा होती है, वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या बराबर होगी तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ए पर और बी पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या है बराबर हैं,
तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी क्या है, बराबर है। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा कोई ऑप्शन इस पर नहीं है। तो ये बात क्लियर होगी कि जो QA है और जो QB है उनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और A प्लस है, B माइनस है, A धनात्मक है, B ऋणात्मक है। ये इतना मैच कर गया, लेकिन ये गलत हो गया, जबकि बराबर होना चाहिए। सेकेंड वाले में A ऋणात्मक कर दिया, तो ये यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहे हैं। तो जो करेक्ट है वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया। ओके, आदर्श गैस A और एक वास्तविक गैस B का आयतन समतापी परिस्थितियों में V से 2V तक बढ़ जाता है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। भैया अगर हम आइडियल आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरा आणविक बल नहीं होता है, और इनके जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो ताप पर निर्भर करती है। अगर समतापी परिस्थिति दे दी है तो ताप आपका क्या हो गया, नियत हो गया। जब ताप नियत हो गया तो आदर्श गैस के लिए डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम वास्तविक गैसों की बात करें तो वास्तविक गैस में अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल लगता है। तो जब आयतन V से 2V किया गया होगा तो उस अंतरा आणविक बल के विरुद्ध कार्य किया गया होगा। इसका मतलब डेल्टा U 0 नहीं होगा। ये A गैस मानी थी, ये B गैस मानी थी। तो हमें पक्का क्लियर पता हो गया कि B में जो वृद्धि होगी वो A से क्या होगी, अधिक होगी। तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो 47 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विकल्पों में सौर सेल की विशेषताओं की पहचान करें। बेटा है तो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सौर सेल का हमेशा जो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है वो 4th क्वाड्रेंट पे होता है। ये होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट पे आपका करंट क्या हो जाता है, 0। ओपन सर्किट पर आपका करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये जो पॉइंट है ये होता है शॉर्ट सर्किट, और यहां पर वोल्टेज 0 हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है। तो हमेशा याद रखना सोलर सेल का जो ग्राफ होता है VI वो 4th क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, एक गेंद को H मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। छोड़ा गया मतलब U कितना हो गया, 0 हो गया। इसे जमीन तक पहुंचने में T सेकेंड लगता है। T/3 सेकेंड पर गेंद की स्थिति। भैया यहां से गेंद को आपने रिलीज किया, तब पहुंचने में T लग रहा है, तो ये हम मान लेंगे कि ये सरफेस से ये हाइट क्या है, H है। और पहली कंडीशन के हिसाब से H बराबर UT प्लस हाफ GT², जैसे समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। और U 0 होने की स्थिति पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम कैपिटल T दे रखा है, स्क्वायर है ये, ठीक है। आपसे पूछा क्या, T/3 सेकेंड पे, तो H डैश बराबर हो जाएगा 1/2 G T/3 का स्क्वायर। तो H डैश बराबर 1/2 G T²/9। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो H डैश बराबर आ गया H/9। ये बेटा यहां से दूरी होगी, कहां से होगी, ऊपर से। अगर हम जमीन से देखें, जमीन से, सतह से, तो जमीन से देखने के लिए हमें H में इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये बच्चा आएगा 8H/9। अब देख ले, मैच कर लेते हैं। अपना पहला ही ऑप्शन दिख गया, तो 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बच्चा क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक पिंड के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो पलायन वेग होगा। बच्चा ये आपको बता दिया गया था कि जो पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेप दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अब किसी भी दिशा में फेंकिए, किसी दिए हुए ग्रह पर, ग्रह की सतह पर पलायन वेग की वैल्यू क्या होती है, सेम रहेगी। चाहे 30 डिग्री पे फेंको, चाहे 45 पे फेंको, चाहे 60 पे फेंको। तो हिसाब से जो पहले था वही अभी भी रहेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों, अगर आपको कोई डाउट होगा तो शायद मैंने कोशिश की है कि आपका डाउट दूर हो, ठीक है ना। आप बस इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, और हमारी मुलाकात फिर किसी FST के सॉल्यूशन में या किसी दूसरे पेपर के सॉल्यूशन में होगी। ओके, जय हिंद, थैंक यू।